लास्ट टाइम हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर चुके थे। आज मैं आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका प्रिंसिपल, इसकी एप्लीकेशन और वुडवर्ड फॉर्मूला जिससे हम वेवलेंथ निकालते हैं कि कितने पर कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, तो वो डिस्कस करेंगे। तो पीजीडी के एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ पर भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके एग्ज़ाम में है उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस कर देते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको जनरली 30-40 मिनट में मैं ये आपको एक क्विक रिवीजन के टाइप से करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्कोपिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको बोलते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ रीजन ये विजिबल रीजन का भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, कुछ पार्ट ये एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। एक तो आप ध्यान दें, क्या ध्यान दें, वो आपको पता है 800 to 400 नैनोमीटर का जो रीजन होता है वो हमारा प्योर विजिबल रीजन होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है? प्योर विजिबल। और इससे पहले हमारा यूवी रीजन होता है, इससे पहले वो मैं यहां बना लेता हूं। अब यूवी रीजन के जो होते हैं वो दो हिस्से होते हैं। एक होता है 400 से लेके, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 400 से लेके 190 नैनोमीटर तक। ठीक है ना, तो ये 400 जनरली कॉमन है। लिटिल बिट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो विजिबल और यूवी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्योर विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे यूवी रीजन की जो रेंज है वो मानी जाती है 200 to 400 नैनोमीटर तक। तो लेकिन ये वाला जो रीजन है 400 to 50, 400 to 190 नैनोमीटर, ये कहलाता है आपका नियर यूवी रीजन। लेकिन एक हिस्सा ऐसा जो होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो 190 to 100 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वैक्यूम यूवी। और ये क्यों यूज किया जाता है? कुछ मॉलिक्यूल हैं जो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हम उन मॉलिक्यूल को वैक्यूम में एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं? अगर हम वैक्यूम में नहीं लेंगे तो इस लाइट को, इतने नैनोमीटर की लाइट को ऑक्सीजन जो है वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन हमने तो क्योंकि सैंपल को एनालाइज करना है, ऑक्सीजन को तो एनालाइज करना नहीं है, तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इतने रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको वैक्यूम में एनालाइज किया जाता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये आपको ऑलरेडी पता ही है। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये बियर-लैम्बर्ट लॉ प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा लॉ है वो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। एक कहता था कि थिकनेस पर डिपेंड करता है, एक कहता था कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। दोनों की टी पार्टी हुई तो दोनों ने बोला चलो मिला के अपना लॉ दे देते हैं, जिसको बोलते हैं बियर-लैम्बर्ट लॉ। ये क्या कहता है कि किसी लाइट की जो इंटेंसिटी जो होती है, ठीक है ना, ये आई नोट है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो हम लाइट किसी सैंपल के ऊपर गिरा रहे हैं। ठीक है ना, मान लो ये एक सैंपल भरा हुआ है तो इसके ऊपर जो हम लाइट गिरा रहे हैं ये आई नोट होगा। अब यहां से जो लाइट निकल के आएगा ये आई कहलाएगा। तो आई नोट अपॉन आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एक तो कंसेंट्रेशन के होता है, इस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन के इक्वल होता है, और एक डिपेंड करता है लेंथ पर। एक किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पर। और जब हम इस साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन जो होता है यहाँ पर ये कहलाता है, क्या कहलाता है? एप्सिलॉन आपने पता ही होगा, ये कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर एब्जॉर्बिटी। क्या बोलते हैं? मोलर एब्जॉर्बिटी। और एक बात और आप ध्यान देंगे कि इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट जनरली कैसे निकालोगे? अगर आप इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंस भी बोल लेते हैं। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। तो यहां से आप एप्सिलॉन निकालोगे तो A अपॉन C इनटू लेंथ आ जाएगा। अब एब्जॉर्बेंस की मैं कोई यूनिट यहां पर जनरली मान के नहीं चल रहा हूं, ठीक है ना, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, और लेंथ है आपका मीटर में, मैंने यहां पर मान लिया। तो वॉल्यूम को मैं ले लूंगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। मीटर है ना ये, इसको मैं मीटर क्यूब में ले लूंगा, तो मीटर क्यूब से मीटर एक कैंसिल हो गए, मीटर स्क्वायर रहेगा नीचे, वो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसकी जो यूनिट ली आती है ऐसा यूनिट 10⁻⁻², क्योंकि मीटर में हमने बदल लिया। उसके बाद होता है ये मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये एक यूनिट होती है। लेकिन ये एग्जैक्ट यूनिट मैं इसकी बता रहा हूं, लेकिन
हम इसकी कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको यूनिट लेस एक्सप्रेस्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, वैसे इसकी एग्जैक्ट यूनिट इसकी ये होती है। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्बेंस। और आपने इसको कैसे करते हो, आप एब्जॉर्बेंस का क्या करते हो, एब्जॉर्बेंस का कंसंट्रेशन के साथ कुछ ग्राफ निकालते हैं भाई, अलग अलग कंसंट्रेशन पर 10% का आपने बना लिया, 20% का कोई सॉल्यूशन बना लिया, 30% का कोई आपने बना लिया, और ऐसे एक ग्राफ आता चला जाता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है y = mx + c के फॉर्मेट में। फिर आप अननोन सैंपल लेते हो, देखते हो उसकी कितनी एब्जॉर्बेंस आई, ठीक है ना, उसकी एब्जॉर्बेंस कितनी है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। इस तरह से आप ऑलरेडी कर लेते हो। फिलहाल मैं उतना डीप में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अभी इसके प्रिंसिपल पर आऊँगा। तो ये आपको पता चल गया बियर लैम्बर्ट लॉ। ये आपका पीजीटी के एग्जाम, पता नहीं शायद जीआईसी के एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यूपी के किसी एग्जाम में बियर लैम्बर्ट लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में दे लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होती हैं ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होती हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से किस तरह के इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के जाएंगे। देखिए एटम के पास या मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं, ठीक है ना। अब वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल कैसे होते हैं, ऐसे नहीं होता जैसे मैंने बनाया, उसको ऐसे बना के चलते हैं कि एक ही इसको बोलते हैं हम सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक लेवल। उसके बाद ज़्यादा एनर्जी का होता है हमारे पास पाई, और उससे भी ज़्यादा एनर्जी का होता है हमारे पास नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास तीन जो होते हैं ये बॉन्डेड और बॉन्डिंग इनको बोल सकते हैं, और नॉन बॉन्डेड होते हैं। ये दो कैसे हैं हमारे पास, बॉन्डिंग, ये कैसे हैं, बॉन्डिंग है हमारे पास। और जो एन है मतलब ये है नॉन बॉन्डिंग, ये क्या है हमारे पास, नॉन बॉन्डिंग, मतलब जिसमें लोन पेयर वगैरह होते हैं, आप इस तरह से समझ लीजिए। और जो है ये बॉन्ड बना लेते हैं। अब इन्हीं के क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग यहाँ से शुरू होती है पाई स्टार से, इसके एंटी से। फिर जो आएगा नेक्स्ट आएगा हमारा सिग्मा स्टार आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, सिग्मा स्टार आ जाएगा। एक पाई स्टार हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, सिग्मा स्टार हो गया। ये दोनों जो हैं ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है। अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज पर ये हमारा प्रिंसिपल डिपेंड कर रहा है। तो हम चेक करते हैं कि वो कौन सी लाइट कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करके जा रहा है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एनर्जी का यहाँ पर अभी ग्राफ है, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन पॉसिबल है, जो क्या पॉसिबल है, डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहली ट्रांजिशन क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा, मतलब ये वाली ट्रांजिशन, सिग्मा से कहाँ चला गया, वो सिग्मा स्टार में चला गया। अगर आप देखें तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि सिग्मा और सिग्मा स्टार में एनर्जी का गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की ट्रांजिशन फिलहाल पहले किस में होगी, जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड होंगे, और सिग्मा बॉन्ड ओनली किस में होते हैं, एल्केन में होते हैं, ठीक है ना, एल्केन में होते हैं। और ये जो ट्रांजिशन होगी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगी। कितने पीरियड के लिए होगी, बहुत शॉर्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ पर होगी। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी को एक्वायर करेगा, क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में क्या होने जा रहा है, हाँ, इस केस में एनर्जी का गैप ज़्यादा है। और जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो कितनी है, वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है आपकी लगभग 150 नैनोमीटर के अराउंड। कितनी होती है, 150 नैनोमीटर के अराउंड। और अभी मैं पीछे आपको बता के आया कि जो इस रीजन में आता है, जो लाइट को इसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम वैक्यूम यूवी रीजन बोलते हैं, और उनकी एनालिसिस वैक्यूम में की जाती है, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यानी कि सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन की जो एनालिसिस होगी ये हम किस में करेंगे, वैक्यूम में करेंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो याद रखना एल्केन की जो एनालिसिस होती है वो वैक्यूम में करी जाती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या बनाते हैं, वैक्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में हम इसको करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कि अगर इलेक्ट्रॉन, एक तो सिग्मा से सिग्मा कर दिया हमने, ठीक है ना। दूसरा चलो इसको मान लेते हैं, अगर N2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाए, सिग्मा स्टार में जाए। कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाए, N2 सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन अगर यहाँ पर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा में जाएगा। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे आप। जैसे यहाँ पर सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, तो मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना लेता हूं कि भाई ये हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। और इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है
उस ट्रांजिशन को मैं ऐसे दिखा लेता हूं कि अब ये मैंने ऐसे दिखा दिए, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये रहे आपके सिग्मा में ही और ये बस एंटी बॉन्डिंग में चले गए। मैंने जस्ट एक इंडिकेट कर दिया आपको बताने के लिए, ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो गया। अब दूसरी जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं मैं आपको कौन सी, एन टू सिग्मा स्टार। तो एन का मतलब है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मान लो जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल में हमारे पास ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अल्कोहल का जो ये लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, बाकी दो एज इट इज रहेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन थे। तो ये बॉन्डिंग है और ये एक एंटी बॉन्डिंग है। तो ये एन टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला गया है सिग्मा स्टार में। और ये किस किस में ट्रांजिशन होगी, जहां हेट्रो एटम लोन पेयर कंटेन करेगा और वो कौन से बॉन्ड से कनेक्ट हो, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हो। जैसे आपके अल्कोहल हो गए और आपके पास ईथर हो गए और आपके पास क्या हो गए, हालांकि अल्डिहाइड में भी ये हो जाएगा, RCHO में भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर है एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई होता है, तो सिग्मा भी में भी तो आ सकता है ना। अल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, ठीक है, तो ये सब उसमें चला जाएगा। आपका सैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड RCl हो गया, ठीक है ना, RX हो गया, जनरली मैं मोटे मोटे तौर पर कह सकता हूँ। तो इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा, सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपने ध्यान दे लेना है। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात जिसपे पीजीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बेसिक बातें तो आपको पता ही होंगी। अब इसमें जो एनर्जी जो होती है, मतलब किस तरह से एनर्जी वेरी करेगी, तो एक बात आप यहां पर नोट कर लें कि जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इस ट्रांजिशन में, वो जैसे जैसे साइज, मतलब जो ये हेट्रोएटम है जिसके पास लोन पेयर है, अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये क्या हो रहा है, अगर इसका साइज बढ़ रहा है, जैसे मान लो एक मेरे पास RF है, उसके बाद मेरे पास एक RCl है, एक मेरे पास RBr है और एक मेरे पास RI है, ठीक है ना। तो क्या फर्क पड़ेगा ट्रांजिशन पर, सोचो। ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कम लगेगी, इसके लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसके लिए और कम लगेगी, इसके लिए और कम लगेगी। कारण क्या है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी तो जो लोन पेयर है उस लोन पेयर का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डेड से सिग्मा स्टार में इजीली जा सकता है, इजीली जा सकता है। तो इसको लेस एनर्जी चाहिए और इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, तो इसका लोन पेयर सिग्मा स्टार में जाने के लिए इसको क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो लोन पेयर इजीली अगर जाएगा, इजीली एक्साइटेशन हो जाएगी, तो वहां एनर्जी क्या होगी, उसकी कम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, ये पीजीडी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो वो इसमें पूछ सकता है कि किसमें एन टू पाई स्टार एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा या किसका वेवलेंथ कम होगा। तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, मतलब एनर्जी हाई होगा, और इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, मतलब एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अब दूसरा पॉइंट समझो, मैं यहीं पर देखो बता देता हूं। दूसरा पॉइंट ये है, ये हाइड्रोजन सेंसिटिव भी होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे कैसे डिपेंड करेगा, मान लो हमारे पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल के जो लोन पेयर है, मतलब N में इलेक्ट्रॉन है, ये पाई स्टार सिग्मा स्टार में जाने के लिए जब चाहेंगे तो क्या ये इजीली जा पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, या आप यही मान के चलो ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने से एसोसिएशन जो होती है, तो उससे जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंगेज हो गए। ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, मतलब लोन, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में जो ये इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दरअसल ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही क्या करता है, किसी दूसरे पॉजिटिव को, दूसरे क्या करता है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसी तरह से कर रहा होता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन, सोचिए अगर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, ये इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने में इन्वॉल्व हो गए, तो ये सिग्मा स्टार में इजिली नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो उनको ग्रेटर एनर्जी चाहिए। तो ध्यान देंगे कि जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहां पर क्या होगा, सिग्मा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हाई होगा। अगर मैं आप कह दूं कि अल्कोहल है और एक मेरे पास ईथर है, किसमें हाई एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के लिए, एन टू सिग्मा स्टार में, तो बेसिक सी बात है, इसमें क्या होगा, इसमें हाई एनर्जी चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा तो इसलिए लो एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर या इसके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इजिली एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। अब बात करते हैं तीसरी तरह की ट्रांजिशन की। तीसरी तरह की ट्रांजिशन क्या होगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में जाएंगे। कहां जाएंगे, पाई से पाई स्टार में जाएंगे। तो अब पाई से पाई स्टार में जाने के लिए ये इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। हालांकि पाई में भी आप एक से ज्यादा बना सकते हैं, पाई 1 बना सकते हैं, पाई 2 बना सकते हैं, वो आपको पता होगा जैसे बेंजीन में होता है। ऐसी एंटी बॉन्डिंग में बन जाएंगे,
पाई स्टार 1 बन जाएगा और एक पाई स्टार 2 बन जाएगा, इस तरह से बन जाएंगे। ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो 2 से 2 में मतलब पाई 2 से पाई स्टार 2 में एनर्जी सबसे कम रिक्वायर्ड होता है। वो आपने बेंजेनॉइड टाइप के सिस्टम ऑलरेडी वहां पर पढ़े होंगे। तो अब यहां पर एक बात दें कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में मैं बात कर रहा हूं अभी N2 पाई स्टार की। किसकी बात कर रहे हैं? चलो पाई टू पाई स्टार की बात कर लेते हैं। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होगा वो किस में होगा? जिसमें पाई बॉन्ड होंगे, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये हो सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि क्या हो गई आपके पास एल्कीन हो गई, उसमें ये इस तरह के ट्रांजिशन इजिली हो जाएंगे। ठीक है ना। और ये देखिए N2 सिग्मा स्टार से कम एनर्जी लगता है पाई टू पाई स्टार में। N2 सिग्मा स्टार से कम एनर्जी किस में लगता है? पाई टू पाई स्टार में, क्योंकि ये इनका जो एनर्जी का ग्राफ होता है वो एग्जैक्ट इस तरह से होता है। पहले सिग्मा आता है, उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? फिर थोड़ा सा ऊपर पाई, थोड़ा नहीं काफी ऊपर पाई होता है, और पाई से मिलता जुलता कौन होता है? एन होता है। और एन के बाद आपका क्या होता है? एन के आसपास ही पाई स्टार होता है। एन के स्टार पाई स्टार, एन के पास पाई स्टार होता है, और सिग्मा स्टार थोड़ा दूर होता है, यहाँ होता है। तो अब आप समझिए, मैं कह रहा था एन से पाई स्टार में एनर्जी जो लगता है वो ज्यादा लगता है बजाय के पाई टू पाई स्टार में। तो पाई टू पाई स्टार की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। सबसे ज्यादा बताया मैंने आपको सिग्मा से सिग्मा स्टार की। उसके बाद जो कम एनर्जी लगा वो किस में लगा? N2 सिग्मा स्टार में लगा। और उसके बाद किस में एनर्जी लगा? कम से कम पाई टू पाई स्टार में लगा। ठीक है, और सबसे कम लगता है N2 पाई स्टार में। तो आप ये एनर्जी का जब आप ग्राफ इस तरह से बनाएंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो पाई टू पाई स्टार कहां पर लगेगा? बेसिक सी बात है, जहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, जैसे कि एल्कीन होगी। तो एल्कीन में क्या होगा? मान लेते हैं, मैं इसको ऐसे बना लेता हूं कि इसके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग पाई एंड बॉन्डिंग में है, लेकिन जब इसमें ट्रांजिशन होगा तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग में ऐसे दिखा देता हूं, बस मैं इनका थोड़ा सा अलग तरह से दिखा देता हूं। पाई बॉन्ड में ये रहेंगे, ये सिग्मा थे और ये पाई थे, तो ये सिग्मा और ये पाई स्टार में चले गए। ठीक है, इस तरह से मैंने इंडिकेट कर दिया। लास्ट टाइप की जो ट्रांजिशन आती है वो आती है N2 पाई स्टार वाली। तो N2 पाई स्टार वाली ट्रांजिशन कहां पर होगी? जिसमें एक लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। तो लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल आप जनरली कहां पर देख सकते हैं कि जहां पर जैसे कीटोन हो गई हैं या एल्डिहाइड हो गए हैं। तो अगर आप यहां पर देखें, इसमें जो लोन पेयर है, इसमें जो ये लोन पेयर है, इसमें जो लोन पेयर है ये कहां जाएगा? इजिली इस पाई एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। इजिली कहां जाएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है। अब ये देखिए 2 तरह की आपकी ट्रांजिशन भी होती हैं। मतलब इसमें जो होता है एक इश्यू ये आता है कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन फोरबिडन होती है। N2 पाई स्टार कैसी होती है? फोरबिडन होती है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब फोरबिडन का मतलब ये नहीं होता, सिलेक्शन रूल के अनुसार फोरबिडन का मतलब ये नहीं होता कि वो ट्रांजिशन होती नहीं है। ट्रांजिशन तो होती है, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी होती है या उनके होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम आती है। उनके जो बैंड जो आते हैं वो बैंड बहुत ज़्यादा वीक आते हैं। ट्रांजिशन तो हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये सिमेट्रिक फोरबिडन है, सिमेट्री इतनी बढ़िया नहीं होती है, इसलिए इनका ट्रांजिशन का जो बैंड जो आएगा वो बहुत कम आएगा। ठीक है ना। हालांकि उनकी वेवलेंथ हाई होगी, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट क्या पड़ता है? इफेक्ट ऑफ सोलवेंट, इफेक्ट ऑफ सोलवेंट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन। जैसे आप एक बात समझिए कि मतलब मेरे पास पोलर सोलवेंट है, मेरे पास क्या है? पोलर सोलवेंट है। और अगर एग्जामिनर पूछ ले कि इस एल्डिहाइड में ट्रांजिशन करवानी है, हमने इस एल्डिहाइड की ट्रांजिशन करवानी है, इस एल्डिहाइड की ट्रांजिशन करवानी है, कौन सी वाली? N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या N2 पाई स्टार पोलर सोलवेंट में फास्ट होगी या नॉन पोलर सोलवेंट में ये फास्ट होगी? तो इसको आप ऐसे समझिए कि जब मेरे पास एक एल्डिहाइड है, स्टार्टिंग में आप इसकी ग्राउंड स्टेट समझिए, तो ग्राउंड स्टेट इसकी पोलर है। इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है? पोलर है। ग्राउंड स्टेट कैसा है इसका? पोलर है, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। लेकिन जब मैं इसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन करवाऊंगा तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा? जो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ आ जाएंगे? कार्बन के p ऑर्बिटल में आएंगे। या आप समझिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में। आप समझिए जो नेगेटिव चार्ज इधर था और पहले इस पे पॉजिटिव था, वो नेगेटिव अब वापस कार्बन की साइड मूव करना शुरू हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, n इलेक्ट्रॉन पाई में आ रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो इस पोलैरिटी को खत्म कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी, जब ये इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग में, पाई में आ जाएगा, पाई स्टार में आ जाएगा, एन से किस में आ जाएगा? पाई स्टार में आ जाएगा।
तो वो क्या है, लेस पोलर है। वो क्या है, लेस पोलर है। और जो इसकी ग्राउंड स्टेट है वो क्या है, मोर पोलर है। ग्राउंड स्टेट क्या है, मोर पोलर है। तो अब जो सोलवेंट है, पोलर सोलवेंट है, वो किस चीज को स्टेबल करेगा, जो पोलर सोलवेंट होगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल आपने पढ़ाई है, चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब जो जैसे में होता है वैसे कोई स्टेबल करता है या उसमें डिजोल्व होता है। तो पोलर जो होगा वो इसी चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो वाटर यानी कि पोलर सोलवेंट क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट को स्टेबलाइज करेगा बजाय के एक्साइटेड स्टेट को, यानी कि वो इस ट्रांजिशन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अब आप समझ लीजिए कि पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट में ट्रांजिशन इजीली नहीं होगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी आपका एग्जाम में कई बार इस तरह से पूछ लिया गया है कि उस पर क्या डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे एक नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं, एक इसको मैं मान के चलता हूं कि ये वाटर में 305 नैनोमीटर पे हो रहा है। ठीक है ना, मान लेते हैं, एक रफली तौर पे मान लेते हैं, ये एग्जैक्ट इसके लिए तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कोई ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसके लिए है। तो लेकिन अगर मैं यहां पर कोई दूसरा ले लेता हूं, जैसे एन-हेक्सेन ले लेता हूं मैं सॉल्वेंट। अब एन-हेक्सेन तो नॉन पोलर है, एन-हेक्सेन कैसा है, नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर के लिए तो नॉन पोलर तो एक्साइटेड स्टेट ज्यादा है, क्योंकि ये लेस पोलर है, इसका मतलब नॉन पोलर ज्यादा है। तो ये नॉन पोलर में ट्रांजिशन अच्छी हो जाएगी, और वहां पर जो इसकी वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ होगी 300, जो वेवलेंथ होगी वो 327 के आसपास इसकी आ जाएगी, मान लेते हैं। तो यानी कि वेवलेंथ हाई होगी, इसका मतलब लेस एनर्जी पे ही ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में चला गया, क्योंकि इसकी एक्साइटेड स्टेट जो थी वो कैसी थी, नॉन पोलर थी। तो ये समझ में आया आपको। अब लेकिन मान लो मैं एक दूसरी ट्रांजिशन ले लेता हूं पाई से पाई स्टार में, दूसरी ट्रांजिशन ले लेते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर हम ले लें, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में उल्टा हो जाएगा। देखिए पाई टू पाई स्टार मतलब आप समझिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये स्टार्टिंग में नॉन पोलर है, ये स्टार्टिंग में कैसा है, नॉन पोलर है। लेकिन मैं अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भेजूं, इधर की तरफ भेजें या कहीं पे भी जाए, तो पोलैरिटी बनेगी। तब उस केस में क्या होगा, मान लो इलेक्ट्रॉन चाहे इसके एंटी बॉन्डिंग में जाए चाहे इसके एंटी बॉन्डिंग में जाए, मतलब उस साइड नेगेटिव आएगा जिसके इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं। यानी कि जो इसकी एक्साइटेड स्टेट है वो कैसी है, पोलर है। तो अब जो वाटर होगा कौन सी स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। यानी कि इस केस में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यानी कि मोर वेवलेंथ चाहिए होगा। ठीक है ना, मोर वेवलेंथ चाहिए होगा। तो पोलर सोलवेंट जो होते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को फेवर करते हैं, जबकि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन को पोलर सोलवेंट फेवर नहीं करते। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं इनके नाम बता देता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ये हमारे पास ट्रांजिशन हुई है, इनके नाम क्या होते हैं। तो इनके आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को हम के बैंड बोलते हैं, इनके नाम होते हैं के बैंड बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, कंजुगेट, के का मतलब ये के है, कॉन्जुगेटेड मतलब बैंड बोल देते हैं। अब के से लिखा जाता था भैया, ये आपका अब ये जर्मन का शायद वर्ड है, तो एग्जैक्ट तो अब मुझे याद नहीं आ रहा, KONJU, कॉन्जुरेट वैसे तो बोलते थे इसको। ठीक है, शायद जर्मन या लैटिन का होगा, कुछ ऐसा सही होता था। तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, के बैंड बोल देते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को। और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जिसकी हम बात कर रहे थे कि भैया ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में फेवर होंगी, वाटर वाले में नहीं होंगी, इसको हम आर बैंड बोलते हैं, आर बैंड बोलते हैं। इसका भी कुछ अजीब सा नाम था भाई, पता नहीं, शायद रेडिकल टाइप का था, क्या था, क्योंकि ऐसे बनता था RADIKAL। ठीक है ना, रेडिकल CL वाला नहीं था, क्योंकि ना रेडिकल टाइप से बनते थे, यहाँ पर आर बैंड बोलते हैं। तीसरा आ जाता है आपका बेंजीन वाले जो होते हैं, उनको हम बेंजीन में जितने भी होंगे, बेंजीनोइड वाले जो होंगे उसको हम बी बैंड बोलेंगे, बी बैंड बोलते हैं उनको। ठीक है ना, और ये लगभग 256 नैनोमीटर के अराउंड एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ऐसी एक ई बॉन्ड होता है, ई बैंड होता है, इथाइलिनिक बैंड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इथाइलिन जो जहां पर बॉन्ड होता है उस इथाइलिनिक बॉन्ड का क्या आता है, आपका ई बैंड आता है। तो ये कुछ नाम है, ये थोड़े से आप देख लेना, इस तरह का ये एग्जाम में कई बार पूछ भी लेते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास, मैं बहुत फास्ट कराऊंगा क्योंकि एक लेक्चर में आपका एक स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म कराना होता है, तो वो फास्ट ही होगा। अब एक और अगला टॉपिक आ जाता है कि क्रोमोफोर क्या होते हैं, क्रोमोफोर क्या होते हैं और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। देखिए क्रोमोफोर क्या होता है कि वो सिस्टम होता है, वो पार्ट होता है जो आपका लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को जनरली भेज रहा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को कहां पर भेज रहा है, क्रोमोफोर, मतलब क्रोमोफोर कहला रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन दे रहा है वो, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा ग्रुप
जो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन कर रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका क्रोमोफोर कहलाता है। और ये क्या होते हैं, ये ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये दरअसल वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दे या कुछ भी टाइप की ट्रांजिशन दे, सिग्मा टू पाई स्टार दे, कुछ भी दे, ये हमारा इस टाइम क्या कहलाएगा, क्रोमोफोर कहलाएगा। और ऑक्सोक्रोम क्या होता है, ये सब्सटीट्यूट होते हैं, क्या होता है, ये सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं, और ये सब्सटीट्यूएंट्स जब क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, और इनके पास क्या होगा, सब्सटीट्यूएंट्स के पास जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, OR हो गया, SH हो गया, इनके पास लोन पेयर होता है, इनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये जब आप किसके साथ जोड़ देते हैं, इनको क्रोमोफोर के साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो पहले ही एब्जॉर्ब कर रहा था उस वेवलेंथ को, उस एनर्जी को चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम को समझ लो। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, क्रोमोफोर क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उस एब्जॉर्प्शन को या तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, या फिर उस एब्जॉर्प्शन को घटा देंगे। या आप इसको दूसरी तरह से ऐसे समझ लीजिए कि या तो वो उस एब्जॉर्प्शन को शॉर्टर वेवलेंथ पे ले जाएंगे या फिर उस एब्जॉर्प्शन को वो हायर वेवलेंथ पर ले जाएंगे। अब शॉर्टर वेवलेंथ पर मतलब हायर वेवलेंथ पर कैसे ले जाएंगे, देखिए इसमें वो क्या करेंगे, जैसे मैं एनिलीन की बात कर लेता हूं, ठीक है ना, किसकी बात कर लेते हैं, एनिलीन की बात कर लेते हैं। 1 मिनट में अभी लिखता हूं जरा, यस हाँ, जैसे मैं बेंजीन की बात कर लेता हूं, तो बेंजीन की जो वेवलेंथ है, बेंजीन की जो वेवलेंथ है, मान लेते हैं ये 253 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब कर रहा है। कितने पर एब्जॉर्ब कर रहा है, 253 नैनोमीटर पर। लेकिन एनिलीन जो होता है, मान लेते हैं अगर हम एनिलीन की बात करें, तो एनिलीन के साथ मैंने NH2 ग्रुप लगाया, तो अब जो वेवलेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। वेवलेंथ क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, चाहे ये मतलब चाहे 5 नैनोमीटर ही बढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये बढ़ गया, 5 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर पर बढ़ गया। अब वो क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब इस लोन पेयर ने अपना यहां पर कंट्रीब्यूशन किया तो कंजुगेशन बढ़ गया, और कंजुगेशन बढ़ने से जो होमो और ल्यूमो वाला कंसेप्ट होता है आपका, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो ट्रांजिशन का जो गैप जो होता है वो घट जाता है। और गैप घटने का मतलब है कि जो एनर्जी है ट्रांजिशन के लिए वो लेस रिक्वायर्ड होगी, और लेस रिक्वायर्ड होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ बढ़ जाएगा। तो ऑक्सोक्रोम का काम यहां पर कैसा हुआ कि वो कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, या तो वो क्या कर रहा है, कंजुगेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, या फिर आप ये समझ लीजिए कि वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच जो एनर्जी का जो गैप है वो उस गैप को कहीं ना कहीं घटा रहा है। तो इस बेस पे ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एनिलीन अब एक बेंजेनॉइड सिस्टम है, तो ये लगभग B बैंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक हमारे पास होता है रेड शिफ्ट, एक क्या होता है हमारे पास, रेड शिफ्ट होता है, इसको भी आप समझ लीजिए, और एक होता है हमारे पास ब्लू शिफ्ट। एक क्या होता है हमारे पास, रेड शिफ्ट होता है, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, ब्लू शिफ्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जनरली एग्जाम में पूछा हुआ है। रेड शिफ्ट को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर आपको कम लग रही है तो, ठीक है ना। और ब्लू शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट को आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, कोई मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पढ़ रहा हूं इस टाइम। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी इस चीज को बोलते हैं। ओके, तो रेड शिफ्ट क्या होता है, देखिए रेड शिफ्ट जनरली होता है कि जैसे हमारे पास विबग्योर रीजन है, वो आप इस विबग्योर को समझिए, विब G/OR, मतलब कोई ऐसा सब्सटीट्यूएंट, कोई ऐसा ऑक्सोक्रोम जो वेवलेंथ को, जो ट्रांजिशन को रेड एंड पर ले जाए, मतलब हायर वेवलेंथ की तरफ ले जाए, तो ऐसो को हम बोलेंगे रेड शिफ्ट बोलेंगे या बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। और ऐसा ग्रुप जो क्या करेगा, वेवलेंथ को कहां पर ले जाएगा, इसको मैं नाम लिख देता हूं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कोई हमारा ऐसा सब्सटीट्यूएंट जो ब्लू रीजन की तरफ ले जाएगा, मतलब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ले आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। इसको हम ग्राफ को भी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गई, और ये हमारे पास वेवलेंथ है, ठीक है ना।
तो हम इस ट्रांजिशन को एक एक इस तरह से ऐसे दिखा लेते हैं। जो ऊपर की तरफ मतलब ऐसी ट्रांजिशन होंगी जो इस साइड आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट बोलेंगे, रेड शिफ्ट बोलेंगे। और जो हमारे पास इस साइड आएंगी उसको हम कौन सी ट्रांजिशन बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे, क्योंकि उसमें वेवलेंथ घट रहा है। और जो ऊपर को ट्रांजिशन मतलब कोई ऐसा होगा कि वेवलेंथ में तो कोई खास फर्क नहीं आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, देखिए वेवलेंथ तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मान लो जो वो पहले एब्जॉर्ब कर रहा था जिस वेवलेंथ पे उतनी पे ही वो अप करेगा, लेकिन उसकी एब्जॉर्बेंस अगर बढ़ जाए, अगर उसकी क्या हो जाए, एब्जॉर्बेंस अगर बढ़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। ठीक है ना, क्या अगर आ जाए, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, उसको बोलेंगे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। और अगर एब्जॉर्बेंस घट जाए तो अब हम उसको क्या, ये इंटेंसिटी मान लीजिए, इंटेंसिटी ज्यादा बेटर शब्द होगा, इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो उसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो दो वर्ड याद रखेंगे आप, एक तो हाइपर, हाइपर मतलब एक्सेस, और हाइपो मतलब कम। जैसे इसका नाम क्या लेते थे हम, HClO को क्या बोलते थे, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते थे। HClO2 को क्या बोलते थे, क्लोरस एसिड बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, क्लोरिक एसिड बोलते थे। और कुछ क्लोरिक से भी ज्यादा हो जाए तो परक्लोरिक बोलते थे, परक्लोरिक एसिड हो गया। तो हाइपर का मतलब हो गया एक्सेस में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, अगर इंटेंसिटी हाई होगी तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और अगर डाउन साइड आएगा तो वो क्या होगा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और याद रखना कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्यों होती है, वो तब होती है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट तब होती है जब कंजुगेशन बढ़ जाता है। क्या होता है, कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। क्या होता है, कॉन्जुगेशन बढ़ने की वजह से क्या होगी, आपकी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी। और अगर कॉन्जुगेशन रिमूव कर दोगे, ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन से कौन सी शिफ्ट आएगी, तो याद रखना उससे क्या होगी, आपकी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होगी। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या कब होगी, रेड शिफ्ट कब होगी, वो लॉन्गर वेवलेंथ पर होगी, जब आप क्या कर लोगे, उसके साथ ऑक्सोक्रोम लगा दोगे। क्या हो जाएगा, ऑक्सोक्रोम के लगाने पर, ऑक्सोक्रोम के लगाने पर क्या होगा, रेड शिफ्ट मिलेगी। और ऑक्सोक्रोम के हटाने पर आपको क्या मिलेगा, ब्लू शिफ्ट मिलेगा। तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि कब आपको कौन सा शिफ्ट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, ऑक्सोक्रोम के लगाने पर रेड शिफ्ट, ऑक्सोक्रोम के हटाने पर क्या आ जाएगा, ब्लू शिफ्ट। और कंजुगेशन के क्या करने पर, कंजुगेशन के बढ़ाने पर, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है कंपाउंड, ये 1,4,1,3 ब्यूटाडाइईन है। ठीक है ना, या आप इसको पेंटाडाइईन मान लीजिए। ठीक है, और अगर मैं इसी में कंजुगेशन इस तरह से लगाऊं, ये मेरे पास मान लीजिए कंजुगेशन बढ़ गया, देखिए एक कंजुगेशन यहाँ पर बढ़ गया, तो ये जो बॉन्ड है ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन कहलाता है, क्योंकि इसकी वजह से कंजुगेशन बढ़ रहा है। एक डबल बॉन्ड ये है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसको हटा लेता हूं तो इससे कंजुगेशन टूट जाएगा, इसको हटाने से कंजुगेशन नहीं टूट रहा, ये ऑलरेडी है। इसको भी हटाने से कंजुगेशन नहीं टूट रहा है, क्योंकि इधर के बीच में, दो के बीच में कंजुगेशन है। तो ये जो बॉन्ड है ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन कहलाता है, ये कंजुगेशन को बढ़ा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये कंजुगेशन बढ़ने की वजह से ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में चला गया, इसकी वजह से। और अगर मैं इसको हटा लूंगा तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रिमूवल ऑफ कंजुगेशन हटाने से ये हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में चला जाएगा, और अब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो वो आपको समझ में आया होगा। एक और होता है कि अलाउड ट्रांजिशन क्या होती है, अलाउड ट्रांजिशन क्या होती हैं, अलाउड ट्रांजिशंस क्या होती हैं, और फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होती हैं, फॉरबिडन। ठीक है ना, फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होती हैं। देखिए अलाउड ट्रांजिशन जो होती हैं वो ऐसा नहीं है कि वो होंगी ही होंगी, और फॉरबिडन ट्रांजिशन है वो होंगी ही नहीं होंगी, मतलब नहीं होंगी ही नहीं होंगी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन जो होते हैं वो दरअसल हमने जो उनको क्लासिफाई किया, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था, वो क्या है, हमने उनकी इंटेंसिटी के बेस पर। तो एक जो मोलर एब्जॉर्बिटी मैंने आपको, ये तो एब्जॉर्बेंस था, ये मोलर एब्जॉर्बिटी था। मोलर एब्जॉर्बिटी का एक नाम और है, क्या कोई बता सकता है मोलर एब्जॉर्बिटी को एक नाम से और किस चीज से नाम से जानते हैं। एप्सिलॉन जो होता था इसको एक तो हम क्या बोलते थे, मोलर एब्जॉर्बिटी, बी भी आ जाता है इसमें, और एक और नाम होता था इसका, क्या बोलते थे, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। और तीसरा नाम और होता था, मतलब किसका नाम होता था, इस ए का, हम जो log I नोट अपॉन आई होता था इसको बोलते थे एब्जॉर्बेंस, इसको क्या बोलते थे, एब्जॉर्बेंस।
और अगर आप इसका उल्टा कर दें, मतलब I अपॉन आई नोट ले लें, तो ये ट्रांसमिटेंस बन जाता था। क्या बन जाता था? ये ट्रांसमिटेंस बन जाता था। और इसी एब्जॉर्बेंस को हम एक दूसरा नाम देते थे, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, क्या नाम दिया जाता था इसका? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस ही है, आई नोट अपॉन आई ही है। और इनवर्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी क्या कहलाता था? ट्रांसमिटेंस। या इनवर्स ऑफ एब्जॉर्बेंस क्या कहलाता था? वो आपका ट्रांसमिटेंस कहलाता था। ठीक है, तो मैं दोबारा से अपने टॉपिक पे आ जाता हूं कि भैया कि वो हमारे पास अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होती है। देखिए, तो अलाउड ट्रांजिशन जो दरअसल जनरली बनती है, ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी समझो आप पहले। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता था? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इसको आप ऐसे मान के चलिए, जो आपका ई एप्सिलॉन मैक्सिमम होता था, ये एक वैल्यू जो आती है, वो एक फॉर्मूला, एक डेरिवेशन टाइप का है, वो करने की जरूरत नहीं है। 0.87 इंटू 10⁻20 इंटू पी इंटू ए। अब ये पी जो होता था, ये आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती थी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY। अब ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी या तो होगी नहीं, 0 होगा, या प्रोबेबिलिटी होगी 100%, मतलब 1 होगा। ठीक है, ये P की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करता था। अब A क्या है? A कहलाता था आपका टारगेट एरिया। टारगेट एरिया कहलाता था। और ये टारगेट एरिया जो होता था, ये दरअसल टारगेट एरिया ऑफ, हम इसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्बिंग सिस्टम। एब्जॉर्बिंग सिस्टम का टारगेट एरिया, या आप ये कह सकते हो यही वो ऑक्सोक्रोम था। यही वो ऑक्सोक्रोम था। वो टारगेट एरिया तो वही होगा जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, या ये होगा। तो इस बेस पे हमने क्या निकाला कि भैया ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो चीज हमने यहां से निकाला। एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या पुट करें कि हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1 आए, तो ए भी हमें वहां पर चेक करना पड़ेगा। तो जब हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए ए की वैल्यू रखी, ये वैल्यू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और हमने वहां पर प्रोबेबिलिटी निकाली, तो एक्सटेंशन के साथ हमने उसका रिलेशन देखा। तो अब जो हमें वो रिलेशन आया, वो ये पता चला कि भैया वो सारी ट्रांजिशन जिसमें एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू 10⁻4 या इससे ज्यादा है, वो आपकी क्या कहलाती है? अलाउड ट्रांजिशन है। वो क्या है? आपकी अलाउड ट्रांजिशन है। वहां पर आपका प्रोबेबिलिटी जो आएगा, वो P की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है ना? 10⁻4 क्या कहलाता है? अलाउड ट्रांजिशन है। और ये जनरली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाली पाई गई। ठीक है ना? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या कहलाई गई? अलाउड ट्रांजिशन कहलाई गई। ठीक है ना? जैसे ब्यूटाडाइन में आप कर सकते हो, उसमें 1,3 ब्यूटाडाइन ले लो आप, तो उसमें भी लगभग इसकी तो, क्योंकि हर बुक में ना ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ होता 1,3 ब्यूटाडाइन का ना, अलाउड और फॉरबिडन में 217 नैनोमीटर पे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसका जो एप्सिलॉन होता है मैक्सिमम की वैल्यू भी 21,000 के करीब होता है। ठीक है ना? मुझे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यही आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है? 10⁻4 से ग्रेटर है, तो ये अलाउड ट्रांजिशन हो गया आपका। ठीक है, अब फॉरबिडन क्या है? फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, मैं ये नहीं कह रहा, फॉरबिडन ट्रांजिशन तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होती। लेकिन उनके लिए जो ई एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू होगी, वो बिलो 10⁻4 होगा, लेस देन होगा। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगी, ये कैसी होंगी? फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगी। देखिए, बस मैं आजकल ऐसा लिख रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट पता नहीं ले पा रहे होंगे कि नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत गंदे हैंड राइटिंग में, आपको बहुत फास्ट कराना होता है, तो मैं समय बचाता हूं लिखने में भी। ठीक है ना? एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होंगे, वो क्या होंगे? आपके फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी यहां पर जो एप्सिलॉन मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 10⁻4 से लेस आती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह से। अब वो कुछ फैक्टर्स बता देता हूं कि एब्जॉर्बेंस या आपका वेवलेंथ जो होता है, वो किन किन चीज पे डिपेंड कर देता है। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन। अगर आप कंजुगेशन का एक्सटेंट बढ़ाएंगे, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, 1 मिनट साथियों, एक कॉल आ गया है, जरा एक क्लास होगा। हेलो, हाँ जी, जी नमस्कार। नहीं आज नहीं हो पाएगी क्लास, वही, हाँ आज हो नहीं पाएगी वो, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं पहुंच नहीं पाया वहाँ पर। नहीं कल का होगा वो, मैं अनफॉर्म कर दूंगा आपको। ठीक है सर।
ओके, तो एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन जो होगा, हाँ सॉरी बीच में इंटरप्ट हो जाता था, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। रिकॉर्डिंग डालनी पड़ रहा है क्योंकि नेट बिल्कुल चल नहीं रहा है, बारिश पड़ रहा है यहाँ पर, तो कोई क्लास नहीं हो पा रहे हैं बच्चे, वही ऑनलाइन क्लास के लिए पूछ रहे हैं, सॉरी। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन से क्या होता है कि कंजुगेशन हमारा बढ़ने से, जितना ज़्यादा कंजुगेशन होता है तो उतना ही हमारा एनर्जी का गैप कम होता चला जाता है ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में, और जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा लेस वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, लेस वेवलेंथ उसको एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। और ना केवल उससे ये होता है, मतलब एक आप ऐसे समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल होता है हमारा, जैसे एक लाइकोपिन का आपको पता होगा, पता है कहां पर पाया जाता है लाइकोपिन? मतलब अगर बहुत ही ज्यादा कंजुगेशन हो जाएगा तो लाइट, आपको पता है ना, सबसे पहले क्या आता है, यूवी रीजन आता है, फिर आपका क्या आता है, विजिबल रीजन आता है, फिर आपका IR रीजन आता है। तो जितना ज्यादा कंजुगेशन बढ़ता चला जाएगा उतना ही क्या होता चला जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, अब मोमेंटम ब्रेक होता है ना, तो इसी तरह की गड़बड़ होती है, हायर वेवलेंथ की तरफ आपकी ट्रांजिशन शिफ्ट होती चली जाएगी। कौन सी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा? हायर वेवलेंथ, मतलब लो एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन क्या होगा हमारा, शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि ये हायर वेवलेंथ है, इधर वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो लाइकोपिन में जो ट्रांजिशन होती है, यूवी को छोड़ के विजिबल रीजन में ट्रांजिशन होना शुरू हो जाता है, और विजिबल रीजन की वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से ये टमाटर को लाल रंग दे देता है। टमाटर को लाल रंग जो दिया जाता है वो किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन की वजह से होता है। और क्योंकि लाइकोपिन में इतने ज्यादा, ये आपने पढ़ा होगा टर्पीन वगैरह, एक पेपर होता था MSc में, ठीक है ना, जिसमें आप ये स्ट्रक्चर बनाते थे इस तरह के, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये बनाते चले जाते थे ना, ऐसे बहुत सारे बनाते थे, इतने सारे बनाते थे, और फिर ये ऐसे करके फिर एक ये बना देते थे। तो ये जो कंजुगेशन ये यहाँ पर ये बन रहा है, ये इतना सारा कंजुगेशन हो गया है, इस कंजुगेशन की वजह से ही आपका क्या हुआ, ये हो गया, ओके। इस कंजुगेशन की वजह से इसको रेड कलर मिल गया है, ठीक है। ये लाइकोपिन का स्ट्रक्चर बना दिया, वो आप इसको बाकी के जो बॉन्ड वॉन्ड होते हैं वो इनको पूरा कर लोगे, कहाँ कहाँ पर होते हैं वो मैं खैर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा हम देखते हैं, चलिए एक फैक्टर तो आपको समझ में आ गया। एक होता है कि अगर हम डिटेक्शन करें किन्हीं आइसोमर वगैरह में, कि भाई जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, टॉयटोमेरिज्म हैं, इनके ऊपर भी हम क्या कर देते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कोई सिस और ट्रांस आइसोमर है, वो भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे आपने एक वो पढ़ा होगा, स्टिल बीन का एक बहुत आता था, स्टिल बीन। ये दो तरह की होती है, एक तो सिस और दूसरी होती है ट्रांस। अब सिस स्टिल बीन क्या होती थी, सिस होती थी कि भैया C डबल बॉन्ड C और ये H है, ये H है, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ट्रांस में क्या हो जाएगा, एक ये हो गया और ऑपोजिट ये हो गया, ठीक है ना। अब हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसमें कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट हाई है और किसमें कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट हाई नहीं है। देखिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से यहाँ पर लेस कॉन्जुगेशन है, लेस कॉन्जुगेशन है, सेम प्लेन में आ जाएंगे, कॉन्जुगेट हो नहीं पाएगा, इसलिए इसका जो लैम्डा भी होगा, वेवलेंथ क्या होगा, लेस होगा, और इसमें एनर्जी जो होगा वो हाई एनर्जी होगा ट्रांजिशन के लिए। हालांकि इतना फर्क नहीं पड़ता, ये लगभग 295 नैनोमीटर के अराउंड एब्जॉर्ब करता है, और जो हमारे पास सिस वाला शायद 280 के करीब है, 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, और ये 295 पर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो 15 का नैनोमीटर का लगा है, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस कम है, क्राउड कम है, तो इसमें कंजुगेशन
ईजिली हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। एक और देखते हैं, जैसे वो ये भी बता देता है कि जो कंपाउंड है आपका कैसा है। अब आप ऐसे समझिए, जैसे एक मैं डाइन्स बना लेता हूँ, एक मैंने ये लिया और दूसरा मैंने क्या ले लिया, एक ये डाइन ले लिया। आपने ना वुडवर्ड रूल पढ़ा होगा जिसमें वो ये बता देता था कि कोई मॉलिक्यूल कितने पर एब्जॉर्ब करेगा, वो रफली कैलकुलेशन कर देता था। तो वो रफली कैलकुलेशन इसी कंसेप्ट के बेस पर उसने इन चीज को एनालाइज किया था। वो कहता था कि जो होमो एनुलर डाइन होंगी उनके लिए हम वैल्यू 253 ले लेंगे, ठीक है ना, होमो एनुलर के लिए 253, हेट्रो के लिए 214 ले लेंगे, इस तरह से वो बोलता था। तो वो क्यों कहता था, वो इसीलिए कहता था क्योंकि जो सिस होंगी, होमो एनुलर डाइन ऑलवेज क्या होती है, डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन की बात कर रहा हूं, वो सिस होंगी। देखिए आप इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए, ठीक है ना, और इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए, तो ये सिस है, ये क्या है, ये सिस है, सिस डबल बॉन्ड है ना, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे इसमें भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये होमो एनुलर डाइन जो है सिस है, और सिस में क्या होता है, वेवलेंथ आपका क्या होगा, वेवलेंथ इसमें 273 नैनोमीटर के अराउंड होता है। और क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ट्रांस है, इसमें क्या होता है, ये ट्रांस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है, एक इधर की तरफ चला गया और एक इधर की तरफ चला गया। तो इस वाले बॉन्ड को आप देखेंगे तो कैसा बन गया, ये ट्रांस बन गया। तो ये जो ट्रांस जो आपका बना, इधर देखेंगे तो ये सिस बन जाता है। तो इसलिए ये क्या होता है, इसमें कॉन्जुगेशन लेस होता है और इसका जो वेवलेंथ होता है वो 234 के अराउंड होता है। हालांकि मैं कहोगे कि भाई ये तो 14 कह रहे थे तो क्यों है, वो आप अभी निकालेंगे, सब्सटीट्यूएंट 5 5 5 इनको जोड़ लेंगे, ठीक है ना, 15 आप इसमें ऐड कर लेते थे, वो आपको पता है, अभी मैं आगे करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हम वुडवर्ड फिशर रूल की तरफ ही आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है ये, मैं आपको करवा देता हूं। वुडवर्ड फिशर रूल क्या कहता है, वुडवर्ड एच तो नहीं आता, ये किसी मॉलिक्यूल का, ये काफी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गेट वगैरह में, तो आप ये याद रखना, कुछ वैल्यूज में यहां पर लिख रहा हूं कि अगर कहीं पर एसाइक्लिक या फिर हेट्रो एनुलर डाइन्स आ गई, क्या आ गई, डाइन्स आ गई, तो उनके लिए 214 वैल्यू लेनी है। ये वाला हेट्रो एनुलर डाइन क्या होता है, ये जिसमें दो अलग अलग रिंग में आ जाए। ठीक है, और अगर होमो एनुलर है, कैसी है डाइन्स, होमो एनुलर है, तो उसके लिए वैल्यू कितनी ली जाएगी आपकी, 253 ली जाएगी। और अगर आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए वैल्यू 5 होगी। और अगर आपके पास कोई एल्कोक्सी ग्रुप होता है, उसके लिए वैल्यू क्या होती है, 6 होता है। और अगर आपके पास कोई हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन टाइप का, तो उसके लिए वैल्यू 5 होता है। ठीक है ना, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना, और अब क्या होता है, इसके लिए 5 होता है, एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 होता है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके बताता हूं, फिर आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और क्वेश्चन अगर आपको आ जाए पीजीटी के एग्जाम में कि भैया ये कितने नैनोमीटर पर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो पहले तो आप इसकी बेस वैल्यू बताओ कितनी होगी। बेस वैल्यू होगा इसका 214, क्यों होगा, क्योंकि ए साइक्लिक, क्योंकि डबल बॉन्ड तो बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, या अगर आप इसकी बात करो तो हेट्रोएनुलर है, क्योंकि एक रिंग के अंदर एक रिंग के बाहर है। तो इसके लिए जो बेस वैल्यू होगा, एक तो होगा 214 जो होगा, मैं बेस वैल्यू ले लूंगा। और अगर आप देखो, अगर आपको ये निकालने हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट निकालने का सबसे बढ़िया मेथड है कि जो डबल बॉन्ड है उन डबल बॉन्ड को सर्किल में कर दो। तो जहां जहां कट हो, एक तो यहां कट हुआ और एक कट हुआ यहां पर दो इसके पास क्या है, आर ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों को आप ऐड कर दो, इसके अलावा और इसके अंदर कहीं नहीं है। तो 10 और 14 कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, और कुछ भी बचा क्या इसके अंदर, हाँ एक चीज और बची, ये जो रिंग के बाहर है डबल बॉन्ड है, इसी को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हम क्या रख के चलेंगे, 5। तो इस 5 को भी आप इसके अंदर ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो गया, 15 और 10 25, 25 और 5 कितना हो गया, नहीं 14 और 10 24 और 5 कितना हो गया, 29। तो ये 229 नैनोमीटर पर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं एक आधा का एग्जाम्पल और करवा देता हूं। जैसे आप इसको समझ के चलिए कि इसके हिसाब से वैल्यू क्या आएगी। मान लीजिए मैं ये बना देता हूं इस तरह से, और एक ये बना दिया और इस तरह से मैंने ये बना दिया। तो सबसे पहली बात तो इसकी बेस वैल्यू होगी, अब 215 नहीं होगी, ये होमो एनुलर डाइन है, तो इसकी जो बेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 253 होगी। अब उसके बाद आप ये समझिए, इन डबल बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया,
ये मैं ऐसे ले गया। तो अब आप बताइए इसके अंदर कितने रिंग रेजिड्यू हैं या कितने आर हैं। एक यहाँ पर है, यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है, तीसरा यहाँ कट कर रहा है, फोर्थ यहाँ कट कर रहा है। तो 4 × 5 यानी कि 20 वैल्यू तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। और इसके अंदर मुझे अभी कोई ना तो बाहर की तरफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लग रहा है ना कुछ लग रहा है, ठीक है। और एक होता है डबल बॉन्ड कंजुगेशन, उसकी वैल्यू 20 के करीब ऐड करते हैं, वो जब आगे एग्जाम्पल आएंगे तो उसको ऐड कर देंगे। तो ये 273 नैनोमीटर पर ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर मैं ये एक इस तरह से ले लेता, इसी को मैं यहाँ पर इस तरह से कह रहा हूँ, ठीक है ना, डबल बॉन्ड को इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इसमें क्या होगा, वैल्यू तो वही आपका कितना आना है, सबसे पहले तो 253 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये होमो एनुलराडाइन है। अब दूसरा आप इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर बताइए रिंग रेजिड्यू कितने, एक यहाँ कट हो रहा है, दूसरा यहाँ कट हो रहा है, तीसरा यहाँ पर कट हो रहा है। तो इसके पास जो है 5 × 15 यानी कि 15 आ गए इसके पास ये। तो ये कितना हो गया, 15 और 53 कितना हो गया, 68 नैनोमीटर पर ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसके पास और कोई इस तरह का ग्रुप नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं आपको 2-4 कुछ एग्जाम्पल इस तरह के करा देता हूँ। वुडवर्ड फिशर रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद होता है कि इससे कुछ ना कुछ एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको बताते हैं कि कितना आएगा, ठीक है ना। ये भी कुछ इसके सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर से आप क्या करें, डबल बॉन्ड को सर्किल में कर लीजिए, जिन 2 कार्बन के बीच में, मतलब जितनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये यहाँ से होता हुआ जाएगा। अब यहाँ तो बीच में तो घुसोगे नहीं ना, यहाँ तक तो डबल बॉन्ड ही है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर कट कर रहा है और दूसरा कट कर रहा है यहाँ पर। तो कितनी जगह ये कट कर रहा है, कितने रिंग रेजिड्यू आए, एक यहाँ भी तो कर रहा है ना, 3 आ गए। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, हेट्रोन्यूक्लियर है तो इतना कितना आ जाएगा, सॉरी होमोन्यूक्लियर है, 253 आ जाएगा। 15 क्या हो गए हमारे पास, रिंग रेजिड्यू हो गए। अब एक आप यहाँ पर देख के बताइए कि क्या इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। कैसे, आप इस रिंग के लिए देखिए, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये रिंग के बाहर बैठा है कि नहीं बैठा है, मतलब जो ये वाली मैंने रिंग बनाई थी जिसके पास ये इस तरह के लगे हुए, उसके लिए ये एक डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो 5 वैल्यू जो होगी आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए ऐड करेंगे, तो ये 273 नैनोमीटर पर ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ होगा 273 होगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, फिर आप इसका देखना, सोचना और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। एक मैंने यहाँ लगा दिया और एक मैंने यहाँ पर लगा दिया। चलिए इसको भी मैं ही बता देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो पहले रिंग रेजिड्यू जहाँ से बैठेंगे वो मैं सारा एरिया क्या कर लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ। और अब आप पहले मुझे बताइए, ये हेट्रोन्यूक्लियर है, होमोन्यूक्लियर तो है नहीं। तो हेट्रोन्यूक्लियर होने की वजह से इसकी जो बेस वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 214 नैनोमीटर आ जाएगी। अब आप बताइए, एक यहाँ कट करा, दूसरा यहाँ कट करा, तीसरा यहाँ कट करा, 5 या 15 हुआ कि नहीं हुआ। अब इस रिंग के बाहर ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो 5 हमने इसको भी ऐड कर लिया, तो ये आपका 234 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा। तो आप समझिए ना, इन दोनों में कितना सिमिलर स्ट्रक्चर था। तो यूवी तो कमाल की हुई कि नहीं हुई, ये बता देगा कि भैया सिस ट्रांस होंगे या होमो एनुलर हैं या हेट्रो एनुलर हैं। तो जो लोअर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका ये वाला हो गया, हेट्रो एनुलर हो गया। और जो हायर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन सा हो गया, होमो एनुलर हो गया। तो ये तो हमें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये जो है एक आधक मैं आपको दे देता हूँ घर से करने के लिए, फिर आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि ये कितने वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये वाला एक आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, A, B, C और D, 4 ऑप्शन में लिख देता हूँ। एक लिख देता हूँ मैं 259 नैनोमीटर पे हम ऐड कर देते हैं, एक हम कर देते हैं 313 नैनोमीटर पर एक एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और एक और मैं कर देता हूं 298 नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब कर लेता है, और एक है 293 नैनोमीटर पर ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसके आपको 4 ऑप्शन मुझे बताने हैं कि ये कितने पर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मैं आपको करवा देता हूं। उसके बाद एक ये हो गया, एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, ठीक है। और ये फिर आगे की कहानी चलेगी अलग। एक ये हो गया, डबल बॉन्ड यहां पर लिया, 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 और ये है, और एक ये OH है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भैया,
जहां जहां डबल बॉन्ड है तो कंजुगेशन यहां से होता हुआ जाएगा और कहीं कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, और कोई कंजुगेशन नहीं बन पा रहा है, ये है। तो अब सबसे पहले आप इसकी बेस वैल्यू बताइए कितनी होगी। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, यस 253 इसकी वैल्यू हो जाएगी 253। बेस वैल्यू कितनी हो गई इसकी 253 हो गई। उसके बाद कितने जगह कट हुआ 1 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब 5 5 जा 25 क्या हो गए, रिंग रेजिड्यू बोलते हैं इनको, या आप इनको क्या बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो। ये इसका बेस वैल्यू है, अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखिए इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड है कि नहीं है, इस रिंग के बाहर ये वाला, ये मिड वाली रिंग के अराउंड ये डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो आपने 5 क्या कर लेना है, उसके लिए करना। अब आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड समझिए, ध्यान से समझिए, सॉरी एक्सोसाइक्लिक नहीं, अब आप समझेंगे, ये तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब हम एक चेक करेंगे एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन, मतलब कितने डबल बॉन्ड हैं जो कंजुगेशन को बढ़ा रहे हैं। देखो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को हाइड कर लूं तो इस डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंजुगेशन है। अगर आप इस वाले को भी हटा लेते हो तब भी इन तीन के बीच में कंजुगेशन होगा। लेकिन आप समझिए अगर इस वाले डबल बॉन्ड को हटाते हो तो इन तीन के बीच में कंजुगेशन टूट गया, यानी कि एक डबल बॉन्ड ये जिम्मेवार है, यानी कि कंजुगेशन को बढ़ा रहा है। ऐसे ही अगर आप इस वाले डबल बॉन्ड को हाइड कर लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं, तो ये इन तीन के बीच के कंजुगेशन के बीच की कड़ी है। तो ये जो दो डबल बॉन्ड हैं ये कंजुगेशन को बढ़ाने में मददगार है। तो ईच एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन के लिए वैल्यू जो रखी जाती है 30 रखी जाती है, 20 नहीं था 30 होता है। तो 2 के लिए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 वैल्यू हो जाएगा। ये याद रखेंगे, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कंजुगेशन। तो अब 60 और 5 65 और 25 कितने हो गए 90, ठीक है ना, 90 और 50 मतलब 343 आ गया, ठीक है, 343 नैनोमीटर। तो ये हो गया आपका कितना, इतना ही आएगा ना, वो कैलकुलेशन कर लेंगे। 5 5 10, 3 13, 5 और 2 7 और 6 13 और 1 14, ठीक है, 2 और 1 3 और 4, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ किस तरह से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, किस तरह से एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। हालांकि अल्फा और बीटा सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं कि अल्फा पर वैल्यू कितनी ली जाती है, बीटा पर कितनी ली जाती है। अगर OH ग्रुप है तो बीटा पोजीशन पर अगर होगा तब कितनी वैल्यू लेंगे, अल्फा पे होगा तब कितनी वैल्यू लेंगे, तो वो सारा होता है। तो आप जितने ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कर लेंगे तो वही आपका वही होगा, ठीक है। एक मैं आपको चलो एक बेस वैसा भी बता देता हूँ कि अल्फा और बीटा पर क्या फ़र्क पड़ता है। वो दरअसल कार्बोनिल ग्रुप में पड़ जाता है उसका फ़र्क, लास्ट है। उसके बाद फिर हम आज की क्लास को यहीं पर बंद कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। तो जैसे हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर आप पहले समझिए कि हम क्या करते हैं, कार्बोनिल के लिए क्या करते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, शुरू होते हैं, और क्या करते हैं कि यहीं से चल के और वहां तक जाते हैं जहां जहां पर आपके क्या दिख रहे होते हैं, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब जहां जहां पर आपका डबल बॉन्ड वाला हिस्सा होता है ये इस तरह से, और वहीं पे आकर रुक जाते हैं, ठीक है ना, इनको कट नहीं करते। तो बेस वैल्यू जो होता है इनके लिए बेस वैल्यू जो होता है इस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड के लिए 215 होता है। कितना, तो बेस वैल्यू कितना हो गया, 215 हो गया, वो मैंने यहां पर रख लिया, 215 नैनोमीटर यहां पर रख लिया। अब आप इसको समझिए, ये जो कार्बोनिल से अगला कार्बन है ये अल्फा है और ये बीटा है। तो एक कट मुझे यहां पर बीटा पे मिल रहा है, ऐसे में एक इधर आ जाता हूं, एक इधर से आए और एक इधर से आए, एक कट मुझे यहां पर बीटा से मिल रहा है। तो बीटा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, 2 बीटा मिल गए ना यहां पर, तो कौन सा होगा, तो हमारे पास जो बीटा आ गए, 2 बीटा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये वाले हो गए, जिधर ज्यादा बीटा है, जहां ज्यादा बीटा है वो हम बीटा मानेंगे, एक वाले नहीं, ये वाले 2 बीटा हो जाएंगे। तो एक बीटा सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम वैल्यू रखते हैं 12, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 24। तो बीटा रिंग रेजिड्यू 2 गुणा 12 यानी कि कितनी हो गई
24 हो गई, ठीक है, वो वाली उसको हम काउंट नहीं कर रहे अभी हम। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस वाले के बाहर ये वाला है कि नहीं है, इस वाली रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड बाहर है कि नहीं है, और इसके लिए वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। ये वाली अल्फा डैश और बीटा डैश है, ये अल्फा और बीटा हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका, अब इसको आप ऐड कर दो, 25 और 4 29, 29 और 25 कितने हो गए, हाँ 44, तो 44 नैनोमीटर, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल जाते जाते, इसका आप खुद निकालेंगे, जितना मैं लिख देता हूं, फिर मैं 20 सेकंड के अंदर ही फिर इसको बताना, एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो करो मेरे साथ, करिए फटाफट से। तो इसको हम यहां से शुरू करेंगे और कहां से जाएंगे, जहां जहां पर डबल बॉन्ड है उस वाली साइड से होते हुए कहां पर आ जाएंगे, वहीं पर आएंगे जहां पर हमारा था। तो अब इसको अल्फा बीटा काउंट करो, आप कहां से करोगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। और आप मुझे अब इसकी वैल्यू बताएंगे। चलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, खुद मुझे बताएंगे। हाँ ये मैं बता देता हूं, अगर अल्फा पर है, अल्फा पर अगर आर ग्रुप है, अल्फा पर अगर आर ग्रुप है तब कितना लिया था 10, बीटा पर अगर आर ग्रुप है तब कितना लिया था 12, और गामा पर है तो कितना लिया था 18, और डेल्टा पर भी कितना लिया था 18 लिया जाता है, ठीक है ना, डेल्टा पर भी 18 लिया जाता है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर एक ये गया आपका सब्सटीट्यूएंट बीटा पर, और गामा पे कोई है नहीं, एक डेल्टा पे चला गया, ठीक है ना, डेल्टा पे चला गया। उस हिसाब से आप इसको जोड़ेंगे, बताएंगे कितना आंसर हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आपको कोई इंक्वायरी या कोई इन्फॉर्मेशन या चाहिए होता है टेस्ट सीरीज वगैरह के बारे में, 0404068788 पे आप कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूपी और यूके पीजीटी के लिए तो जनरली हमारा एक मॉक टेस्ट सीरीज चल भी रहा है। अभी जीआईसी का भी जल्दी शुरू करने वाले हैं, और आगामी जितने भी पीजीटी के एग्जाम होंगे सबके लिए मॉक टेस्ट सीरीज और कंटेंट हम देना शुरू कर देंगे।